हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 2 यानी कि पिक्टोरियल मेथड इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो लेसन नंबर 1 की वीडियो जो है वो मैं प्रीवियस चैप्टर में मतलब लेसन नंबर 1 की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं YouTube के ऊपर। जिसने अब तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपका हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होता चला जाए। जहां पे हमने बात करी थी स्टैट्स के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि हम स्टैट्स के डाटा को ग्राफिकली कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस कंप्लीट चैप्टर का कंसेप्ट रहेगा। जैसे कि नाम भी लिखा हुआ है लेसन नंबर 2 पिक्टोरियल मेथड्स इन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। तो आप लोगों को याद होगा जब लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, ठीक है, वहां पे मैं डिस्कस किया था कि स्टैट्स के दो ब्रांच होते हैं, है ना, एक डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को शो करने के लिए हम कौन कौन से ग्राफ या फिर कौन कौन से पिक्टोरियल मेथड्स का हम सहारा लेते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या क्या चीजें सीखने का मौका मिलेगा। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आया, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल टेक्निक्स, यानी कि ऐसी कौन कौन सी ग्राफिकल टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं स्टैट्स के डाटा को शो करने के लिए। आप लोगों ने बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा, हमें टैली मार्क्स बनाना सीखा था, हमने पाई चार्ट सीखा है, हिस्टोग्राम सीखा है, बार ग्राफ सीखा है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सीखा है, लाइन ग्राफ सीखा है। ये डिफरेंट मेथड सीखे हैं। कुछ यूनिक मेथड्स भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमने अब तक नहीं डिस्कस किए हैं, वो भी काफी आसान से हैं। ठीक है, तो ये हमें सीखने का मिलेगा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर कि कौन कौन से ग्राफिकल टेक्निक्स होते हैं डाटा को शो करने के। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टू कॉम्प्रिहेंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरियस ग्राफिकल टेक्निक्स। जो हम इतनी सारी ग्राफिकल टेक्निक्स यूज करते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं, और एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, तो वो कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, टू गेन प्रोफिशिएंसी इन क्रिएटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, हम जो है वो डिफरेंट ग्राफ को कितना अच्छे तरीके से, कितना एफिशिएंट तरीके से बना सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखो हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि जो स्टैट्स है वो साइंस भी है तो आर्ट भी है। साइंस यानी क्यों है, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, लेकिन ये आर्ट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हर एक पर्सन जो है वो अपना कुछ ना कुछ स्किल जो है वो अपनी कुछ ना कुछ स्किल यूज कर सकता है डाटा को अच्छे से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि जितना अच्छे से सामने वाले को रिप्रेजेंट करेगा डाटा जो है ना वो उतना ईजी रहेगा लोगों के लिए पढ़ना, कम्युनिकेट करना, ठीक है, फिर इंटरप्रेट करना। तो वो सब क्यों होता है, स्किल के बेस पे। यानी कि ग्राफ तो मैं सिखा दूंगा आप लोगों को बनाना, लेकिन कुछ लोग इसमें भी अपनी स्किल्स को यूज करके इन्हें और बेहतर तरीके से बना के दिखा सकते हैं, या फिर कई बार तो हम जो है मल्टीपल ग्राफ्स को यूज कर सकते हैं सेम डाटा को शो करने के लिए कि अगर आपको ये समझ नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे समझ लोगे। तो इस चीज के लिए अब समझते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इंट्रोडक्शन का। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन के पॉइंट कौन से हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स अ कंपटीशन ऑफ बेसिक स्टैटिस्टिक्स ऑफ डाटा सच एज मीन। मतलब हमने एक चीज डिस्कस भी की थी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में हम कुछ चीजें निकालना सीखते हैं। जैसे मैं मीन निकालने की बात करी, मीडियन निकालने की बात करी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की बात करी। बताऊंगा भी, जिनको नहीं पता सब क्या होता है बताऊंगा भी। ठीक है, वैसे अगर आप समझो तो देखो मैं बताता हूँ। मीन का मतलब पता है क्या होता है, एवरेज, है ना। मीन का मतलब क्या हो गया, एवरेज। जैसे सपोज करो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग मार्क्स आते हैं, लेकिन आप लोग क्या बताते हो, एक एवरेज परसेंटेज। वो आप कैसे निकालते हो, सबका सम, जितने भी सब्जेक्ट है, सपोज करो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपने 500 सब्जेक्ट के नंबर को प्लस कर लिया और फिर से 5 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मीन बोल लेते हैं। मीडियन जो है वो पूरे डाटा को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। यानी कि मीडियन यानी कि बिल्कुल बीच की वैल्यू, है ना। आपने मैथ्स में ट्रायंगल मीडियन वर्ड सुना होगा, वहां पे भी क्या होता है, जो ट्रायंगल को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है, सेम ऐसे ही मीडियन जो है ना डाटा को दो बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। अब इसका क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैं आपको उस टाइम भी समझाऊंगा। तो दीज गिव अ बेसिक आइडिया अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा सेट। तो ये कहीं ना कहीं हमें बेसिक आइडिया देता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन डाटा सेट के बारे में। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा इज आल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स। यही नहीं, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल यानी कि जो हम देखेंगे अभी ग्राफ्स की फॉर्म में, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का ही, क्योंकि डाटा को और इजी कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो
मैं डाटा को सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की फॉर्म में लिख दूं तो ज्यादातर लोग जो है ना वो थ्योरी को पढ़ना, ठीक है, वो अच्छा नहीं मानते। या फिर एक चीज आप ये भी समझ सकते हो कि अगर वो बार बार सारे डाटा को थ्योरी के बेस पे पढ़ेगा तो उसे टाइम भी लगेगा, उसका टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहीं पे ग्राफ बना दूंगा तो वो ग्राफ से इजीली जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, चीजों को समझ जाएगा। और यही नहीं, जो वैल्यू काम की है वही वो समझेगा, है ना। तो ये चीज होती है, ये काम हो जाता है इजी जब हम बात करते हैं ग्राफिकल टेक्निक्स की। अब बात करें, चलो भैया ये तो पता हमें कौन कौन से ग्राफिकल टेक्निक्स जो है वो स्टडी करनी है। तो देखते हैं, हमारे पास 4 ग्राफिकल टेक्निक्स हैं। पहला हमारे पास क्या आया, स्टेम एंड लीफ प्लॉट, ठीक है। तो ये बता रहा हूं, ये वाला मेथड सेमेस्टर 2 में भी आएगा जब आप बेसिक मैथमेटिक्स, सॉरी बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है। स्टेम एंड लीफ प्लॉट, दूसरा डॉट प्लॉट्स, तीसरा बार चार्ट्स, फोर्थ हिस्टोग्राम्स। ये चारों हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पर आज की वीडियो में सिर्फ बात करेंगे 2 के ऊपर, एक तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट और डॉट प्लॉट, क्योंकि बाकी दोनों जो है ना आपने कहीं ना कहीं डिस्कस कर भी लिए हैं और उनको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यानी कि बार चार्ट और हिस्टोग्राम को हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अभी हम सिर्फ 2 मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, एक तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है, दूसरा डॉट प्लॉट क्या होता है। अब सुनो, तो पहले डिस्कस करते हैं स्टेम एंड लीफ प्लॉट को। तो कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज कंटिन्यूअस डाटा, तो ये हमारे पास जो भी कंटिन्यूअस डाटा है उसको विजुअलाइज करने का एक कन्वीनियंट मेथड होता है, तो काफी इजी मेथड होता है जिससे लोग जो है बहुत जल्दी समझ जाएंगे। टू क्रिएट प्लॉट, इसमें क्या बोल लेते हैं, प्लॉट बना लेते हैं। अभी प्लॉट किस तरह के होते हैं वो समझ लेते हैं। प्लॉट तो मतलब सबको पता होगा ना, हिस्से को बोलते हैं ना प्लॉट। जैसे मान चलो हम क्या बोलते हैं कि अगर आप कोई लैंड का हिस्सा जो अगर खरीदने जा रहे हो तो क्या बोलते हैं कि हम एक प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, यानी कि आप लैंड का हिस्सा खरीदने जा रहे हो। सेम ऐसी प्लॉट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है डाटा को कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मेनली 2 ही हिस्से की बात करते हैं, एक तो स्टेम की और एक लीफ की। आपको पता होगा स्टेम बड़ा हिस्सा होता है, लीफ क्या होता है, छोटा हिस्सा। क्योंकि स्टेम का यहाँ पे मतलब क्या है, स्टेम का सिंपल सा मतलब है कि जो भाई तने निकलते हैं, और लीफ तो उसका भी छोटा सा पार्ट है स्टेम का। तो ये चीज, तो कन्वीनियंट वे टू विजुअलाइज कंटीन्यूअस डाटा टू क्रिएट प्लॉट, डाटा इज अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। हम इसमें पहले डाटा को अरेंज करते हैं एक ऑर्डर में। ऑर्डर यानी कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। जिनको नहीं अरेंज करना बता देता हूं। असेंडिंग ऑर्डर का सिंपल सा मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि पहले सबसे छोटी वैल्यूज डाटा की, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। इस तरीके से काम होता है। तो टू क्रिएट प्लॉट, डाटा इज अरेंज्ड इन एन ऑर्डर एंड डिवाइडेड इनटू इक्वल इंटरवल्स। फिर हम इसको इक्वल इंटरवल्स में करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो वी कैन क्रिएट टेबल दैट प्रेजेंट ऑल डाटा सेट। और फिर हम यहाँ पे करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं प्रेजेंट ऑल डाटा सेट, जिसके पास सारे डाटा हो इन 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स के अंदर, ठीक है। अभी 2 कॉलम्स कैसे सोचते हैं वो समझते हैं। तो दीज वैल्यूज ऑफ डाटा आर स्प्लिट इनटू 2 स्टेम एंड लीफ, यानी कि हम इसे स्टेम और लीफ के हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अब एग्जांपल समझ आ जाएगा आपको। तो पहले समझते हैं फर्स्ट कॉलम क्या होता है, सेकंड कॉलम क्या होता है, यानी कि जो हम लीफ और प्लॉट, स्टेम और लीफ की बात करें कैसे बनते हैं। तो फर्स्ट कॉलम रेफर टू एज स्टेम इंक्लूड्स टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यूनिट्स। यानी कि जब हम बात करते हैं स्टेम की, यानी कि मैंने बोला था बड़ा हिस्सा, यानी कि यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे वो डिजिट्स आएंगी जो तो टेंस प्लेस पे है या 100 प्लेस पे है या 1000 प्लेस पे है। जैसे मैं बनाकर दिखाऊंगा अभी, एज पर द वैल्यूज ऑफ डाटा, डाटा की वैल्यूज के हिसाब से। क्योंकि उसमें डाटा में भाई सिर्फ 2 डिजिट डाटा हो तो वहां पे वंस वैल्यू बनेगी, टेंस वैल्यू बनेगी। वंस वैल्यू किसके अंदर आएगी, लीफ के अंदर, और टेंस वैल्यू किसके अंदर आएगी, स्टेम के अंदर। ध्यान रखना बस इस चीज को। तो ध्यान रखना क्या कि स्टेम के अंदर या तो टेंस वैल्यू आएगी या हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स as per values of the data, and second column known as leaf contains rest of the digit। और जो हमारे पास क्या बोलते हैं सेकंड कॉलम जो लीफ है उसमें क्या आएगा, बाकी के डिजिट्स आएंगे जो बच गए। तो रिसर्चर हैज कलेक्टेड डाटा ऑफ वेट ऑफ 10 कॉलेज स्टूडेंट्स। अब एक रिसर्चर है, उसने एक डाटा कलेक्ट किया जहां पे उसने 10 बच्चों का वेट लिया, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स का, चूजन एट रैंडम। उसने रैंडमली चूज किए कि भाई यहां से बच्चा पकड़ लो, ठीक है, ये आ जाएगा, यहां से बच्चा पकड़ लो, ये आ जाएगा। 10 बच्चों को रैंडमली चूज कर लिया, किसी 10 बच्चों को, उनका वेट मेजर किया उसने। जब वेट मेजर किया तो वेट कुछ इस प्रकार था, 71, 43, 66, 52, 59, 83, 92, 67, 74, 64, 61। तो हमारे 10 जो हैं बच्चे हैं उनका वेट है। तो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले आप इस मेथड में अरेंज करोगे किसी भी डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू इसमें कौन सी है, 43, तो वो आ गई। फिर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 52, फिर वो आ गई। फिर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 59, फिर वो आ गई। फिर से जस्ट बड़ी वैल्यू 61, फिर वो आ गई। 61 से बड़ी वैल्यू 66, 66 से बड़ी वैल्यू कितनी आ गई, 67। फिर कितना आ गया हमारे पास 71, फिर 74, और फिर 74 के बाद कौन सी आएगी 83, और फिर 92। तो ये हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया इसे असेंडिंग ऑर्डर में।
अब एक बार अगर हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, लीफ और जो हमारा स्टेम और लीफ उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टेम में क्या आएंगे, सारे के सारे वो डिजिट जो किस प्लेस में है, जो है टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस में यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, एक ही बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना, ध्यान रखना इस बात का। 6 है, 2 बार 6, 3 बार 6 है, फिर 7 2 बार है, 8 है, फिर 9 है, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, स्टेम के अंदर लिख लिए सारे के सारे वो डिजिट जो टेंस प्लेस पे अवेलेबल है, यानी कि 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 और फिर 9। फिर हमने देखा 4 के बाद जो नंबर है वो कौन सा है, यानी कि वंस प्लेस के नंबर कौन से हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ डिजिट किसके पास आएंगे, लीफ के पास। तो अभी कितना आया, 3, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और फिर 5 के बाद क्या है, देखो 5 यहाँ पे 1, यहाँ पे जो स्टेम में है 5 वो एक ही बार है, बट यहाँ पे जो है ना 5 के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक बार 2 आया था, एक बार 9 आया था, इन 2 और 9 दोनों को लिखोगे आप, कोमा वोमा कुछ नहीं लगाना। फिर ऐसे मैंने देखा 6 हमारा टेंस प्लेस में 3 बार आया था तो 6 को लिखा। अब टेंस प्लेस में के अलावा जो भी डिजिट्स हैं उनको आप लिखोगे 1 6 7, ठीक है। अब इसके बाद 7 हमारे पास आया था, 7 के पास क्या है, 7 के बाद 2 डिजिट है, वंस प्लेस में एक बार 1 आया है और एक बार वंस प्लेस पे 4 आया, तो 1 भी लिखोगे 4 भी लिखोगे। फिर ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 8 की, तो 8 हमारा ये रहा, ठीक है, वंस प्लेस पे, उसका टेंस प्लेस पे क्या है, 3 आया तो 3 लिख लिया। फिर 9 आया वंस टेंस प्लेस पे, फिर वंस प्लेस पे क्या है, 2 है, 2 लिख लिया। तो ये तो हो गया स्टीम और लीफ मेथड, ठीक है, जिसको मैंने आपको इंट्रो से समझा दिया है, एग्जांपल देके भी समझा दिया है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे जब हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं इसके और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपके जो भी डाउट्स रह जाए कि भैया अगर 3 डिजिट के नंबर आ गए तो 4 डिजिट नंबर आ गए तो कैसे करेंगे, वो सब मैं वहां पे डिस्कस कर लूंगा। अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ, जिसका नाम क्या है, डॉट प्लॉट मेथड। ये भी काफी इजी है, डॉट प्लॉट मेथड। इसमें हमने एग्जांपल वैसे ले लिया कोविड का, कि भाई कोविड-19 में हमने एक लोकेलिटी में गए, वहां पे देखा कि वैक्सीनेशन कितनी हुई। अगर हम लोकेलिटी 1 की बात करते हैं तो वहां पे 6 बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है, कि 6 को क्या हो गया यहाँ पे, मतलब 6 बच्चे हैं बेचारे ब्रेव हो गए, उन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया, इंजेक्शन लगवा लिया। 2 हैं वहां थोड़े से डरपोक टाइप बच्चे हैं, ठीक है, वहां पे एक ही ने करवाया वैक्सीनेशन। 3 में 3 बच्चों ने करवाया, 4 में 11 बच्चों ने, भाई सबसे फालतू ब्रेव बच्चे, कह रहे हम तो लगवा कहेंगे वैक्सीनेशन, चाहे इंजेक्शन कैसी भी लगती हो, है ना। और 5 में यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अभी हमारे पास हमने इसे क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो देखो ये रहा लोकेलिटी 1, लोकेलिटी 2, लोकेलिटी 3, लोकेलिटी 4, लोकेलिटी 5। एक तरह से आप इसे टैली मार्क की तरह समझ सकते हो। लोकेलिटी 1 में कितने बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाया था, 6 बच्चों ने, तो 6 डॉट लगा लो, तो 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे भी लगेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 डॉट हो गए, इसी को बोलते हैं डॉट प्लॉट मेथड। अब देखो लोकेलिटी 2 में 1 था तो बस एक जगह डॉट लगा दिया मैंने ब्लू मार्कर से, ठीक है। अब लोकेलिटी 3 में 3 है तो 1 2, अच्छा एक और लगाना था क्या यहाँ पे, एक और लगाना था, 3, तो 3 हो गई। लोकेलिटी 3 में 3 हो गई। लोकेलिटी 4 में 11 बच्चे हैं तो 11 क्या लगा दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक आ जाएगा लोकेलिटी 3 के अंदर। लोकेलिटी 3 बोल रहा हूँ, 4, अच्छा 4 था वो। लोकेलिटी 5 में 8 जने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का लगा दिया। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, डॉट प्लॉट मेथड। तो ये जो है ना, ये अब तक आप लोगों ने ना एनसीईआरटी की बुक में नहीं पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। हाँ, हो सकता है बच्चा अगर प्राइवेट वगैरह से पढ़ा हो तो उसने पढ़ भी लिया हो, तो बाकी चीजें अभी तक तुम्हें आई थी। टेली मार्क्स आप अपने जरूर पढ़ रखे थे। तो ये 2 मेथड थे, एक तो था हमारा स्टेम एंड लीफ प्लॉट मेथड, दूसरा मतलब डॉट प्लॉट, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमारे पास 2 मेथड रह गए हैं, एक है बार चार्ट और एक है हिस्टोग्राम। बार ग्राफ बनाने में आनी चाहिए, हिस्टोग्राम बनाने में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा बार ग्राफ क्या बता दूं तो बहुत ही सिंपल है। एक चीज का ध्यान रखना, बार ग्राफ के बीच में गैप होते हैं, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होते हैं। जब भी आप बार ग्राफ बनाते हो, सपोज करो मैं ये ऐसे बताऊं किसी को, ठीक है, कि जी शर्मा का जो लड़का है उसके 50 नंबर आए, वर्मा का जो लड़का है उसके 55 नंबर आए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं सरनेम में, ठीक है, ले लो भाई, खत्री साहब हैं एक हमारे, ठीक है, खत्री साहब के नंबर आए हैं 65, ठीक है। और कौशिक जी हैं एक, कौशिक जी के नंबर ले लेते हैं हम जी, यहाँ पे कितने आए, 70, है ना। तो और भी जो भी सरनेम का मतलब ले लिया हमने, हिस्टोग्राम बनाना है इसका। तो क्या करोगे, बस ऐसे बनाओगे ग्राफ, एक एक्सिस एक वाई एक्सिस, इस पे लिखोगे नीचे कि भाई आपने कहाँ से है, 50 से 70 तक के है ना नंबर, तो 50, ठीक है, फिर 65 50 55 आएगा ना, पहले 55 फिर 60 और फिर 70, ठीक है। और यहाँ पे किंक बना लेना एक, किंक पता है ना क्यों बनाते हैं, जब हम स्केल चेंज करते हैं, किंक बना लेना यहाँ पे एक, ठीक है, किंक बना दिया। क्योंकि देखो एकदम से गैप 50 का है, फिर 5 का गैप हो गया तो किंक जरूर बनेगा, तो किंक बना लेना। उसके बाद बार ग्राफ फट कर लो वैसे यहाँ पे कि ये जी हो गए 50 नंबर जो हो गए शर्मा जी के लड़के के, ठीक है। फिर इसके बाद एक गैप ले लेना, फिर जी हो गए 55 नंबर वर्मा जी के लड़के के, तो वर्मा जी आ गए यहाँ पे।
फिर जी 60 हो गए हमारे खत्री जी के, खत्री साहब के हो गए, ठीक है, और 70 हो गए हमारे कौशिक जी के नंबर, ठीक है, तो ये हो गया, है ना। तो इस तरीके से बार ग्राफ बनते हैं और बार ग्राफ के बीच में गैप होता है। लेकिन अगर मैं इसको क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिखाऊं कि भाई यहां से लेके यहां तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, यहां से लेके यहां तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो वो हिस्टोग्राम में दिखाया जाएगा, और हिस्टोग्राम में जो गैप है ना, इनके बीच में जो गैप दिख रहे हैं वो गैप नहीं होते हैं, बस इतना फर्क है। बाकी जब मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको समझा भी दूंगा कि मल्टीपल हिस्टोग्राम्स, मल्टीपल बार ग्राफ्स कैसे एक साथ बनाए जा सकते हैं, ठीक है, वो सब हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि बाकी बचे हुए जो हमारा टॉपिक है ना, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, वो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके 9667836336 हमें व्हाट्सएप पे नोट्स मिल सकते हैं। अब जिसको जो भी उतारना है वो उतार सकता है, ठीक है, तो उतार लो।